देखिए बच्चों, मैं एक बार रिव्यू तो कराऊंगा ही लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया है, लेकिन आप ये अगर समझोगे कि रिव्यू करा के ही आप क्लास अटेंड करो, ये संभव नहीं है। मैं रिव्यू कराऊंगा, मैं अपने मन से कराऊंगा, आप बोलोगे तब कराऊंगा। मैं अपने मन से कराऊंगा, लेकिन आपका ये टोन जो आपने कहा ना कि सर पूरा क्लास रिव्यू करा दीजिए, तो इससे ये पता चलता है कि शायद आपने ढंग से पिछली पिछली क्लास को पढ़ा ही नहीं है। मैं रिव्यू इसलिए कराऊंगा कि प्रीवियस क्लास को आज की क्लास से कनेक्ट करें। रिव्यू इसलिए नहीं कराऊंगा कि लास्ट क्लास को समझा दे। लास्ट क्लास आपको नहीं समझ में आया तो कल ही बोलना था, कल तो मैंने एक एक बच्चों से पूछा था। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, यूट्यूब पे डला हुआ है, रिकॉर्डिंग देखिए वहां से दोबारा। मैं रिव्यू कराता हूँ कि कल मैंने क्या बोला था। मैंने सिंपली सिंपली ये कहा था कि बायोमोलिक्यूल दुनिया के वो मॉलिक्यूल है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल दुनिया के वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग हो। और मैं एक बात और बोल देता हूँ, एटलीस्ट सी और एच हो, एटलीस्ट सी और एच हो। अगर ऑक्सीजन है तो और अच्छी बात है, एटलीस्ट सी और एच हो। फिर बोल रहा हूँ, एटलीस्ट सी और एच हो, तो उसको हम बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, जल्दी बोलो, ये बायोमोलिक्यूल है क्या, मतलब कि ये ऑर्गेनिक है क्या, इनऑर्गेनिक है? बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसमें सी एच और ओ हो और एटलीस्ट सी और एच हो। तो अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिफाइन करें तो एटलीस्ट सी और एच होना चाहिए। तो बताइए CO2 ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, जल्दी बोलिए। इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें Inorganic. सी है, एच नहीं है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि एच नहीं है। चलिए ये बोलिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। ये बोलिए, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ये बोलिए, Organic. ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ये बोलिए, Organic. समझ गए ना? ऑर्गेनिक। इसमें एटलीस्ट सी एच हो, ओ हो तो और अच्छी बात है। एटलीस्ट सी एच हो, वही बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वही वह बायोमोलिक्यूल। और मैंने आपको इतना बोला था कि बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं कहीं स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म समझाने की कोशिश करी थी। हमने कहा था सेल के अंदर जो भी रिएक्शन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन, उन सभी को एक साथ हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन सभी को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जहां पर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे केमिकल कन्वर्जन चल रहा है सेल्स के अंदर, उनको एक साथ हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई भी कंपोनेंट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो टूटता है सिंपल में, और एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों का बनना होता है। तो जहां बनना होता है वो एनाबॉलिज्म, जहां टूटना होता है वो कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है ओवरऑल। और जो कैटाबॉलिज्म में रिलीज होने वाली एनर्जी है वही एनर्जी एनाबॉलिज्म में यूज भी हो जाती है, और उसी एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं और उस एटीपी का अलग अलग एक्टिविटी में हम यूज करते हैं, क्योंकि वही एनर्जी एनाबॉलिज्म में भी जाएगी, वही एटीपी के फॉर्म में, वही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में काम आएगा, वही आपका हीट बैलेंस में काम आएगा। अब ये पूरा हम पढ़ाएंगे, हीट बैलेंस क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, लास्ट क्लास का वीडियो जाके देखो, उसमें बता रखे हैं अच्छे से। वीडियो देखा नहीं, आ गया यहाँ उठा के, हम पूरा बताए लास्ट क्लास में, हीट बैलेंस क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। ये भी बताए थे, मैकेनिकल वर्क में ये एनर्जी काम आएगा, ये एटीपी, तो ये सब जगह ये एटीपी काम आएगा। इवन मैंने आपको ये भी कहा था कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में, याद करो एक एग्जांपल दिया था कि एक ग्लूकोज जो है वो टूटता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ कुछ एटीपी मतलब एनर्जी रिलीज होता है, उससे एटीपी बनता है, ठीक है। और ये एटीपी, ये एक पूरा का पूरा कैटाबॉलिक रिएक्शन 10 स्टेप का है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो कुल मिला के, और ये मैंने एनाबॉलिज्म का क्या एग्जांपल दिया था, याद करो, एसिटिक एसिड है, वो जुड़ जुड़ के कोलेस्टेरॉल बना रहा था, याद है? तो वो क्या था, आपका एनाबॉलिक रिएक्शन था, एनाबॉलिज्म था। तो कुल मिला के आपको मैंने ये एक आइडिया दिया था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है सबको मिला के एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, लेकिन वो दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, राइट। रही बात कि फिर मैंने ये सिखाया था कि आप इस बायोडायवर्सिटी में से, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितनी डायवर्सिटी है, इसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा के ले आओ, उसका कोई भी सेल उठा के ले आओ, उसमें जितने भी केमिकल्स हैं जिसको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहे होते हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, उन मेटाबोलाइट्स का एक खास कंसेंट्रेशन होता है सेल के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लड में ग्लूकोज 4.5 से 5, कितना, 4.5 to 5 मिलीमोल ब्लड में होता है, जबकि हार्मोन्स की बात करें तो वो नैनोग्राम पर ml में होता है।
तो आप देख पा रहे हैं ये कितना और ये कितना कम। तो इसका मतलब बात यहाँ ये है कि सेल्स के अंदर हर केमिकल्स का अपना एक खास कंसंट्रेशन है, उससे बढ़ने और घटने दोनों पर नुकसान है। और वो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, उसकी नेचुरल टेंडेंसी, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाए। और इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वर्क डन नहीं होगा। मतलब अगर वर्क ही नहीं है तो लाइफ नहीं हो सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, हम उसको टर्न करके नॉन इक्विलिब्रियम में ले आए। और नॉन इक्विलिब्रियम में रहेगा तो रिएक्शन हमेशा चाहेगी कि हम कंप्लीट करें, और हम हमेशा उसको नॉन इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। मतलब रिएक्शन के पास एक वर्क रहेगा, केमिकल रिएक्शन अपने आप को कंप्लीट करना चाहेगी। जब तक वर्क रहेगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा, तब तक लाइफ रहेगा। इसलिए हमने कहा था। और ये जो हम रिएक्शन को टर्न करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ, इसमें जो एनर्जी आती है वो कैटाबॉलिज्म से आती है। वो कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है। इसीलिए हम कहे थे कि मेटाबॉलिज्म और लाइफ सिनोनिम्स हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के कैटाबॉलिज्म से एनर्जी रिलीज होती है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, वो नॉन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाती है। और इसकी वजह से वर्क कंटिन्यू रहता है और लाइफ कंटिन्यू रहता है। ये मैंने सिखाया था। फिर हमने कहा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो आइसोलेशन में नहीं होता, इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। और वहां पर हर मेटाबोलाइट किसी दूसरे मेटाबोलाइट से बन रहा है और वो किसी तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ये उस मेटाबोलाइट का टर्नओवर कहलाता है। हर केमिकल रिएक्शन, मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शन लिविंग वर्ल्ड के अंदर इंटरकनेक्टेड होती है आपस में, आइसोलेशन में नहीं चलती है। और सेल्स के अंदर, मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर, एक भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसको आप बायोकेमिकल रिएक्शन बोलो मोर करेक्टली, मैंने समझाया था कि एक भी ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटलिस्ट के हो जाए। और यहाँ कैटलिस्ट कौन है? तो कैटलिस्ट यहाँ एंजाइम है। वो एंजाइम प्रोटीन ही है, प्रोटीन का ही मॉडिफिकेशन है। इवन एक सिंपल रिएक्शन जो CO2 वाटर में डिसॉल्व होती है, जहां पर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बनता है यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। ये भी एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही बात मैंने बताया था। मैंने कहा जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स के अंदर आपस में इंटरकनेक्टेड है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक है। कहीं पर रिएक्शन लीनियर है तो कहीं पर रिएक्शन सर्कुलर है, कहीं पे क्रिस क्रॉस है। इस टाइप से लग रहा है कि कोई इधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, एक पर्टिकुलर रेट में। हर केमिकल रिएक्शन का अपना एक डेफिनिट डायरेक्शन और रेट है, ताकि मिस हैपनिंग ना हो सेल के अंदर। जैसे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में मिस हैपनिंग को अवॉइड करते हैं हम सिग्नल लगा के, वैसे ही हमारे सेल्स के अंदर भी सिग्नल है जो हर केमिकल रिएक्शंस का रेट और डायरेक्शन डिसाइड करता है कि फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, किस रेट से जाएगा, किस रेट से कंप्लीट होगा, मिस हैपनिंग को अवॉइड करने के लिए। इस तरीके से हमारे सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसको हम बोले थे मेटाबॉलिक फ्लक्स, उसको हम बोले थे मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। और वही था डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, वही था। यही तो बताए थे लास्ट क्लास में, कहाँ कुछ बताए थे। अब बताओ शिवानी, तुमको इससे क्या समझ में आया? तुम्हारा हो गया डाउट क्लियर? चला गया शिवानंद? शिवानंद, इसका माइक तो ऑन होता नहीं है कि चला गया? है, माइक भी ऑन है, इसका कैमरा भी ऑन है, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। चैट में लिखो, चैट में लिखो कितना क्लियर हुआ तुमको अभी जो हम रिवाइज करवाए। चैट में लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो शिवानंद। हम पूरा लेक्चर रिवाइज करा दिए कल का। लगभग हो गया। ये लगभग जो वर्ड है ना, ये आपको लेक्चर देखने से समझ में आएगा। ठीक है, कल का लेक्चर देखिए जाके यूट्यूब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ यादव, आपको समझ में आ रहा है जी? यस सर। घर जाके पढ़ाई किए थे? सर एनसीईआरटी पढ़े थे? क्या सर? एनसीईआरटी पढ़े थे कल जो बोले थे क्लास में पढ़ने जितना? यस सर, कुछ पढ़ा था कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ जो ये वर्ड है ना, तो मैं सर से बात करूंगा, ठीक है? कुछ कुछ अगर कीजिएगा तो फिर नहीं आएगा, सीख नहीं पाइएगा, ठीक है? डेली का काम डेली कीजिएगा तभी सीख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है आगे, 1 सेकेंड। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है आगे, मैं बच्चों एक बात बताऊं आपको, मैं आपको एक डायलॉग देता हूं। इस दुनिया में जो भी लिविंग वर्ल्ड है ना, सब मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, और मिलेगा नहीं, मिल रहा है हर पल हर सांस के साथ। ये भी बता दूंगा। जो एरोबिक है वो तो हर पल हर सांस के साथ मिट्टी में मिल रहे हैं, एनारोबिक भी मिल रहे हैं,
वो मैं आपको समझा दूंगा, हर पल हर सांस के साथ कैसे मिल रहे हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर में। लेकिन मैं अभी आपको इतना बताना चाहता हूँ, दुनिया में जो भी लिविंग वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म है सब मिट्टी से बना है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये मैं किस दावे पे बोल सकता हूँ? तो मैं बताऊं बच्चों, आप क्या करो, एक अर्थ क्रस्ट लाओ। क्या लाओ? अर्थ क्रस्ट, समझते हो? अरे कोई भी चट्टान का एक टुकड़ा ले आओ ना, अर्थ क्रस्ट, या मिट्टी ले आओ या चट्टान का कोई टुकड़ा ले आओ, लेकिन मिट्टी ऐसी जगह से लाना जो उपजाऊ हो, जहां पर कि सारे एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट हो। उससे अच्छा है कि आप कोई चट्टान का टुकड़ा ले आओ, ठीक है, उसको ग्राइंडर में चूर चार के पीस पास के एकदम सब कुछ हटा दो। अब उसका करो एलिमेंटल एनालिसिस। तो पता है जो एलिमेंट आपको उसमें मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में, जो भी एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, Cl, Mg, Ca एक्सेट्रा, जो भी होंगे, बताओ मैं अभी मैं एक डाटा दिखाऊंगा आपको, एग्जैक्टली लगभग वही कंपोजिशन, मतलब कि वही जो एलिमेंट हैं वही आपके एक सेल के अंदर होंगे। तो आप कोई भी एक सेल को ले आओ, चाहे वो आपका एक लीफ क्यों ना हो, कोई भी वेजिटेबल क्यों ना हो, या फिर लीवर का पीस, लीवर के पीस को टुकड़ा बना के ले और उसको चूर चार के उसका एलिमेंटल एनालिसिस करो। जो एलिमेंट आपको यहां मिले ना, वही सारे एलिमेंट आपको यहां भी मिलेंगे। ये सारे एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं जिस कंपोजिशन में, वही एलिमेंट आपको उस लिविंग सेल्स के अंदर भी मिले जब आपने उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया। ये मजाक है क्या? नहीं, ये इंडिकेट करता है कि ये जो आप देख रहे हो ये सब कुछ किससे बना है? अर्थ क्रस्ट से ही बना है। बताऊं कैसे? देखिए होता है क्या, इस दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है प्रोड्यूसर। मैं आपको बताऊंगा इकोलॉजी में भी अच्छे से। ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट से ही एसेंशियल एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी को मॉडिफाई कर करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल, और फाइनली वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है, मेनली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। और फिर हम